वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अभी भी ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और कल से फिर हम एक नए चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं उसमें। तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी वेतन कितनी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 225 यानी 2,25,000, 2,60,000, 2,50,000 या फिर 2,80,000। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 2,80,000। कितनी सैलरी होती है दोस्तों? 2,80,000। तो जो इसकी ये सैलरी है ये अभी बढ़ा दी गई है, इससे पहले इसकी सैलरी कम थी। तो कितनी थी? तो दोस्तों इनकी सैलरी जो है वो 2018 में बढ़ाई गई है। कब बढ़ाई गई है? 2018 अधिनियम के द्वारा बढ़ाई गई है। और 2018 से पहले 2018 तक इनकी सैलरी कितनी थी? तो 2018 तक जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सैलरी हुआ करती थी 1,00,000 रुपये। कितनी? 1,00,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो अब जिसे बढ़ाकर 2.8 लाख रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2.8 लाख रुपये। ठीक है, 2.8 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? आपके ऑप्शन है 2,50,000, 2,60,000, 2,80,000 या फिर 2,70,000। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 यानी 2.8 लाख 8, ठीक है, और अन्य को 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है। और 2018 में इनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। ठीक है, 2018 अधिनियम के द्वारा इनकी भी सैलरी बढ़ाई गई है। और 2018 से पहले या 18 तक इनको कितनी सैलरी मिलती थी, कितना वेतन मिलता था? तो उसके पहले जो अन्य न्यायाधीश थे उनको पर मंथ 90,000 रुपये दिया जाता था। कितना? 90,000 रुपये दिया जाता था 2018 से पहले। और मुख्य को कितना दिया जाता था? 1 लाख। ठीक है, 90,000 को कितना कर दिया गया? तो 90,000 को कर दिया गया 2.5 लाख और इसको कर दिया गया 2.8 लाख पर मंथ। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि इन दोनों की सैलरी कितनी कितनी है। तो मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2.8 लाख पर मंथ तथा अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2.5 लाख पर मंथ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI इसको बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या भारत का जज बनने के लिए, ठीक है, CJI बनने के लिए, फिर भारत का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए या उच्चतम न्यायालय का जज बनने के लिए उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो उसके पास सारी योग्यताएं होनी चाहिए जिसमें लिखी हुई हैं। यानी वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, उसके पास 5 साल का कम से कम एज अ न्यायाधीश, एज अ जज काम करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर उसके पास कम से कम 10 साल तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। और इसी बेस पे उसे क्या किया जाता है? इसी बेस पे उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, ठीक है, न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? आपके ऑप्शन है 50, 70, 100 या फिर 120। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी लोकसभा में यदि ये प्रस्ताव आता है किसी भी उसको हटाने के लिए, ठीक है, किसको? जज को हटाने के लिए, तो कम से कम लोकसभा की कंडीशन में कम से कम 100 सदस्यों के इस प्रस्ताव पर, ये जो निष्कासन प्रस्ताव आया है, जो निष्कासन प्रस्ताव लाया गया है, उसमें कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, यदि वो प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो उस पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार आपका सी आंसर चाहिए। लेकिन मान लीजिए यदि राज्यसभा पूछा जाता तो राज्यसभा में उसी साइन पे कम से उसी प्रस्ताव पे, निष्कासन प्रस्ताव पे कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने लोगों के होने चाहिए? कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और ये कौन उपबंध करता है? तो ये उपबंध करता है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। कौन? न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश
जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है, यह उपबंध करता है इसके तहत कि यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया गया तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें होने चाहिए, और उसके बाद फिर सभापति से स्वीकार करें या स्वीकार करें, डिपेंड करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो एक समिति गठित करते हैं। उस समिति में 3 लोग होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है सीजीआई का ही या फिर अन्य किसी भी कोर्ट का, इसके अलावा एक नॉर्मल न्यायाधीश होता है, प्रतिष्ठित न्यायवादी होता है जिसको अच्छा खासा कानून का ज्ञान हो, ठीक है। इस बार इन तीनों मिलकर एक कमेटी बनती है, एक समिति बनती है, और ये लोग फिर उस पर जो आरोप लगाया गया है उसकी जाँच करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। यदि वो सही पाया जाता है तो फिर दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास किया जाता है, यदि वो सही पाया जाता है समिति द्वारा तो रिपोर्ट सदन में सौंपी जाती है। फिर जिस सदन से ये पहले प्रस्ताव लाया गया था फिर वहाँ पे इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है, वहाँ पे पास होता है, फिर दूसरे सदन में प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का जारी आदेश जो है वो जारी कर दिया जाता है, ठीक है। यानी उसके बाद फिर न्यायाधीश जो है जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीश को हटाने का आदेश जो है वो जारी कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से न्यायाधीश को यहाँ से हटाया जा सकता है, पूरी प्रोसेस उसकी ये होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को, है ना, किसी मुख्य न्यायाधीश को या सॉरी किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश कब नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। किसी अन्य न्यायाधीश को जो मान लीजिए रिटायर्ड हैं या अवकाश पे हैं या हाई कोर्ट पे है, उसे कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तब उसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, फिर चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, कोई भी हो, उसे तब नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, बिल्कुल ये भी सही है। अपने दायित्व को करने में असमर्थ हो, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तब उनकी जगह पर कौन काम करता है, ठीक है। तो उनकी जगह पर कौन काम करेगा, तो सीधी बात है दोस्तों, उनकी जगह पर कौन काम करता है, तो उनकी जगह पर काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपके ऑप्शन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष में सही ऑप्शन था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये किया भी है, तो किसने किया है, तो ये किया है एम हिदायतुल्लाह ने। कौन ने, एम हिदायतुल्लाह। ये कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के कारण उपराष्ट्रपति ने उनका पद संभाल लिया, लेकिन एम संजीव रेड्डी की मृत्यु हो जाती है तो वी गिरी साहब जाते हैं उनका पद संभालने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वी गिरी साहब भी अपना पद छोड़ देते हैं, अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और चुनाव लड़ने लग जाते हैं, तो वो पद भी खाली हो गया। मतलब अब ना राष्ट्रपति ना ही उपराष्ट्रपति है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एज अ राष्ट्रपति वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जब तक कि वो पद खाली है, जब तक उस पद पे कोई चुन लिया नहीं जाता। जैसे ही कोई नया इंसान चुन लिया जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए, वो वापस अपने पद पे आके बैठ जाएंगे। और जब तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा होता है, उसको उस समय पे वही सारी फैसिलिटी, वही सारी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक राष्ट्रपति को मिलता है। साथ ही साथ वो उस समय पे राष्ट्रपति भवन में ही रहते हैं जाके, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो घर मिला है उसमें, बल्कि राष्ट्रपति भवन में रहेंगे जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर हैं। और उन्हें वही सारे वेतन भत्ते, विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे, वही सुरक्षा प्राप्त होगी, वही ओहदा प्राप्त होगा जब तक वो उस पद पर बने हुए हैं। तो कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, जो यहाँ पे वाकई बैठे थे, ठीक है। वन एंड ओनली है, इनसे पहले कोई नहीं गया, इनके बाद भी कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये अकेले ऐसे थे जिनको पद पर जाके संभालना पड़ा या पद ग्रहण करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अभी आपको बता दिया मैंने। आपके ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, ए एस आनंद, के सुब्बा राव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, एम हिदायतुल्लाह जी, आपको मैंने बता ही दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार, कटौती करने का अधिकार किससे होता है। यानी मान लीजिए अभी सर्वोच्च न्यायालय पूरे इंडिया को देख रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि और एरिया बढ़ा दिया जाए या और चीज़ों को उसमें डाल दिया जाए कि वो इन चीज़ों पे भी अपनी देख रेख कर सकती है, इन चीज़ों को भी वो देख सकती है। तो ये सब करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी ये सारा अधिकार किसको दिए गए हैं, तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे यहाँ के संसद को। यानी संसद जो है वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, उनके एरिया को बढ़ा सकती है, उसके अंदर और कार्य अधिकार क्षेत्र ला सकती है उसके अंदर में,
उसके तहत और भी कार्य क्षेत्रों को ला सकती है कि आप इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे काम कौन कर सकती है? तो हमारे इन सभी कार्यों को संसद कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसका अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो दोस्तों आपका इसमें सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो किसी भी चीज़ की वो रिव्यू कर सकती है, वो समीक्षा कर सकती है, जो है ये किसी भी चीज़ का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो उसका रिव्यू करती है कि जो कानून सरकार ने बनाया है क्या वो लोक हित में है, क्या वो जन कल्याण के हित में है। ऐसा तो नहीं है कि किसी धर्म विशेष को, किसी वर्ग विशेष को, किसी जात विशेष को फ़ायदा पहुंचा रहा हो और बाकियों के लिए उतना फ़ायदा ना पहुंचा रहा हो। या ऐसा तो नहीं कि सरकार ने इसे इलेक्शन के टाइम पे अपना ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा फेवर करने के लिए इसको लाया हो, या ऐसा कुछ नहीं। तो सरकार जिसमें सरकार के ही हित हो रहे हो, ना कि जनता के। तो इन सब चीज़ों का वो एक बार क्या करती है? एक बार समीक्षा करती है, एक बार पुनरावलोकन करती है कि वो सही है कि नहीं है, जिस कानून के दायरे में होना चाहिए वो है कि नहीं है, इनमें किसी भी मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इसमें नोटिस की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? आपका ऑप्शन है एकीकृत, विकेंद्रीकृत, सामूहिक, व्यवसायिक। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ए। भारत में न्यायपालिका स्वरूप जो है एकीकृत है। कैसा है? एकीकृत है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ऐसा कुछ पिरामिड में आकार है हमारे भारत में न्यायपालिका का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी टॉप पे, पीक पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा चौड़ा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पे ना, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके 24-25 हाई कोर्ट हो जाती हैं। इसके बाद फिर आता है जिला कोर्ट। तो देखिए और ज़्यादा चौड़ाई बढ़ गई, तो हाई कोर्ट से ज़्यादा है फिर जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिर और ज़्यादा चौड़ाई आ गई तो इससे ज़्यादा है सिविल कोर्ट यानी दीवानी कानून, जो कि तहसील के लेवल पर। तो और उससे ज़्यादा फिर ग्राम, ये इस लाइन पर आप मान लो, जो लास्ट लाइन है इसमें मान लो ग्राम अदालतें, ग्राम पंचायतें, लोक अदालतें, ये सब यहाँ पे हैं, तो और उनकी संख्या और ज़्यादा है। इस प्रकार से पिरामिड या एकीकृत न्यायपालिका का स्वरूप हमारे इंडिया में देखा जा सकता है न्यायपालिका का। चलिए ठीक है, और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ध्यान से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए और आपकी कोई भी वीडियो यहाँ से छूट ना सके। ठीक है, तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं आपको आई बटन दे दूंगा, जिसमें आपको लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका है कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्र, प्रधानमंत्री के अधीन, संसद के अधीन या फिर राष्ट्रपति के अधीन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। कैसी न्यायपालिका है दोस्तों? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो लीगल राइट्स जो मामले होते हैं, जो लीगल मामले होते हैं, उसमें किससे परामर्श ले सकता है? ठीक है, किससे सलाह ले सकता है? आपके ऑप्शन है न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ऐसे मामलों में जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर सलाह या मशवरा कर सकता है। ठीक है, सलाह या मशवरा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन 123, 124, 125, 126। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको हर बार बताया कि जो आर्टिकल्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो जरूर आप याद कर लीजिए। जैसे इनकी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की जो कार्य कैसे करता है, तो वो 128 में कहता है। 127 में क्या है? तर्क न्यायाधीश है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। उसके कार्यकाल और निष्कासन जो है 124 में आते हैं। न्यायाधीश को पद से हटाने 124(5) में आता है। तो ये आप कुछ कुछ जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप किया जा सकता है। और यदि आपको याद हो तो सीधे सीधे आपको नंबर मिल जाता है। इसमें डाउट का कोई चीज़ ही नहीं होता, सीधा सीधा नंबर आपको मिलता है। इसमें ना कोई डाउट है, ना ही कोई कटने का नंबर कटने का डर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते
न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपके ऑप्शन है 125, 127, 128 या फिर 124। तो देखो दोस्तों, ये तो खत्म ही होगा क्योंकि तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या ऑप्शन होगा हमारा इसका दोस्तों? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा क्या, बताइए आप। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 128। ठीक है, क्या होगा? 125, सॉरी 125 होता है वेतन होते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमारा खत्म है ही क्योंकि ये तो हम कर ही चुके। तो क्या होगा? 125 में आप कहेंगे तो 125 में क्या है? आर्टिकल 125 से अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, वेतन और भत्ते कितने होंगे, किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा उनके कार्यकाल के दौरान, ये सारा कुछ जो है वो 125 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूँगा, आप जरूर इसे याद करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अब आपको पता होगा कि रिट जो है वो 5 प्रकार की जारी की जाती है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं या की जाती हैं। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत आती हैं? और आपके ऑप्शन है आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, 31, 33। तो आपको सबको पता है दोस्तों कि आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 जिससे क्या कहते हैं? जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है इस आर्टिकल को, ऐसे अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी 5 प्रकार की हैं। आपको लाइन से कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको लाइन से कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं और आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ दोस्तों कई बार आते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाले सर हर बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही आर्टिकल इसमें डाले हुए हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? आपके ऑप्शन है 143, 123, 144, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, 143 यानी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, इससे सलाह मशवरा कर सकता है। मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो आर्टिकल वो है और पीछे क्वेश्चन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। ठीक है, मशवरा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया है। क्या? कई बार आया हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है सुनिधि भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, सी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका टाइम पीरियड क्या था, किस समय से किस समय तक ये रही हैं महिला न्यायाधीश। ये बता दीजिए कि किस समय ये महिला न्यायाधीश बनाई गई थी। ठीक है, चलिए, और किस नंबर की रही हैं ये भी बता सकते हो तो ये भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है H.J. कनिया, K.N. वांचू, A.S. आनंद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, H.J. कनिया। ठीक है, H.J. कनिया जो है हमारे भारत के सबसे पहले न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? ठीक है, सबसे लंबे समय तक पद पर कौन रहा है? तो आपके ऑप्शन है K.N. वांचू, Y.V. चंद्रचूड़ या फिर S.S. सीकरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है Y.V. चंद्रचूड़। ये जो है वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले न्यायाधीश हैं। ये कब से कब तक रहे हैं? तो आप देखेंगे तो 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक ये पद पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग आप 7 साल मान लीजिए, 6.5-7 साल ये पद पर रहे हैं। ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही रह लिए 7 साल से। तो ये 7-7.5 साल पद पर रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो Y.V. चंद्रचूड़ 7.5 साल के आसपास ये पद पर रहे हैं। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आप तो ये याद करो कि कौन सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो Y.V. चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब सबसे कम समय तक कौन रहा है? सबसे कम समय तक कौन रहा है? आपके ऑप्शन है M. हिदायतुल्लाह, दूसरा P.N. भगवती, तीसरा कमल नारायण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी,
कमल नारायण सिंह, ये सबसे कम समय तक हमारे मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनकर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड कैसे क्या था, तो इनका दोस्तों टाइम पीरियड था 25 नवंबर 1991, 25 नवंबर 1991 से लेके 12 दिसंबर 1991, ठीक है। यानी आप देखिए 12 दिन ये 6 दिन वो, ठीक है, 5-6 दिन वो, तो ऐसे करके 12 5 17 18 दिन ये रहे हैं अपने पद पे। तो सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश कौन है, तो सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी खत्म हुआ, जिसमें हमने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कल से हम अब नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों अपना ध्यान रखें और घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। प्री अब नज़दीक ही आ चुका है, तो मन लगा के पढ़ाई करें और अपना ध्यान भी रखें खाने पीने, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें बीमारियां बहुत जल्दी आती हैं, है ना। तो बीमार होने से बचें, क्योंकि एक बार यदि आप बीमार हो गए तो 4-5 दिन आप तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो 4-5 दिन की पढ़ाई तो गई, साथ में जो पीछे पढ़ा हुआ है 4-5 दिन नहीं पढ़ा तो वो भी भूल जाता है ना बहुत हद तक। इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। और बाहर जाने से बचें। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे।